नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे संविधान, संघर्ष और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समाज के वो लोग जिन्हें किनारे कर दिया गया है वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, और कैसे हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनकी ढाल बनता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या आज़ादी और लोकतंत्र के इतने साल गुजर जाने के बाद हमारे समाज से भेदभाव सच में खत्म हो गया है? यही वो सवाल है जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक इंसान को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। ये समाज की कड़वी असल सच्चाई है। और वहीं दूसरी तरफ न्याय का तराजू है जो वादा करता है कि सब बराबर हैं। यही वो टकराव है, यही वो फासला है जिसे आज हम समझेंगे। वादे और हकीकत के बीच की दूरी का फासला। अच्छा, तो आज हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समानता के लिए इस अधूरी लड़ाई को समझेंगे। फिर हम संविधान के उन हथियारों को जानेंगे जो न्याय दिलाने में मदद करते हैं। इसके बाद एक असल जिंदगी की कहानी, एक केस स्टडी के जरिए देखेंगे कि ये सब काम कैसे करता है। और आखिर में हम कानून के कागज से हकीकत तक के मुश्किल सफर पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, समानता के लिए ये जो लड़ाई है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इज्जत और सम्मान के लिए सदियों पुराना संघर्ष है जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और पता है, ये लड़ाई आज की नहीं है। सदियों से समाज सुधारक इसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जैसे 14वीं सदी में संत सोयराबाई ने कितनी सीधी और गहरी बात कही थी कि जब हर इंसान एक ही तरीके से पैदा होता है तो कोई जन्म से अशुद्ध या अछूत कैसे हो सकता है। और फिर 15वीं सदी में कबीर, उन्होंने तो जाति के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया और हमेशा समानता की ही बात की। तो अब आते हैं समाधान पर। जिन समुदायों को समाज में पीछे धकेल दिया गया, उनके लिए अपने अधिकारों को पाने का सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ी ताकत है हमारा संविधान। तो आइए देखते हैं कि संविधान ने हमें कौन कौन से हथियार दिए हैं न्याय की इस लड़ाई के लिए। सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत हथियार, आर्टिकल 17। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, और अगर कोई भी इसे किसी भी तरह से मानता है तो वो एक सजा के लायक जुर्म है। मतलब अब किसी को भी मंदिर में जाने से या किसी पब्लिक कुएं से पानी लेने से या किसी भी सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। ये गैर कानूनी है। और ये जो टूटी हुई जंजीर आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल 17 के इसी मतलब को, इसी ताकत को दिखाती है। ये उस गुलामी और अपमान के खत्म होने का प्रतीक है जिसे छुआछूत ने सदियों तक बनाए रखा था। संविधान का दूसरा बड़ा हथियार है आर्टिकल 15। ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये इस बात की गारंटी देता है कि सभी सार्वजनिक जगहें जैसे दुकानें, होटल, पार्क सबके लिए खुली हैं। न्याय का ये तराजू, ये असल में आर्टिकल 15 के ही मूल सिद्धांत को दिखाता है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक एक बराबर हैं। ये वो वादा है जो हमारा संविधान देश के हर एक नागरिक से करता है। लेकिन बात सिर्फ भेदभाव रोकने तक ही सीमित नहीं है। हमारा संविधान ये भी पक्का करता है कि जो मेजॉरिटी है यानी बहुसंख्यक, उनकी संस्कृति कहीं माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों पर हावी ना हो जाए। इसीलिए संविधान में खास सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं जो इस छाते की तरह अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षा देते हैं। और हाँ, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। सरकार सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने के लिए कई तरह की पॉलिसीज और स्कीम्स भी लाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, दलित और आदिवासी छात्रों के लिए मुफ्त या सस्ते हॉस्टल्स, और सबसे जरूरी रिजर्वेशन की पॉलिसी, ताकि सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। और अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार की। ये है 1989 का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं। ये कानून तब बनाया गया जब दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़ने लगे। ये कानून एक तलवार की तरह शोषण और अत्याचार को काटता है। ठीक है, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी सुनना। तो चलिए एक केस स्टडी देखते हैं, रत्नम नाम के एक नौजवान के संघर्ष की कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रत्नम एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है।
उसके गांव की जो ताकतवर जातियां हैं वो उसे एक बहुत ही अपमानजनक रस्म करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन रत्नम पढ़ा लिखा है, वो अपने अधिकारों को जानता है, वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। बस इसी बात से वो लोग भड़क जाते हैं और नतीजा, गांव में उसका और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है, उन पर हमला होता है। बात यही नहीं रुकती, हद तब हो जाती है जब उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। लेकिन रत्नम डर कर चुप नहीं बैठता, वो हिम्मत दिखाता है और 1989 के उसी एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत केस फाइल करता है। फिर मीडिया में उसकी कहानी आती है और देखते ही देखते उसका विरोध एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है। रत्नम ने कानून को अपनी ढाल भी बनाया और अपना हथियार भी। तो रत्नम की कहानी हमें एक उम्मीद तो देती है ना? पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कानून बना देना लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। कानून को कागज से उतारकर हकीकत में बदलना एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर है। इसका एक बहुत ही शर्मनाक और दुखद उदाहरण है मैला ढोने की प्रथा, मतलब इंसानी मल को अपने हाथों से या सिर पे उठा के साफ करना। ये प्रथा सीधे सीधे आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, जो छुआछूत को खत्म करता है। लेकिन फिर भी ये अमानवीय प्रथा आज भी हमारे देश में जारी है। अब देखिए ये लड़ाई कितनी लंबी है। इस प्रथा के खिलाफ 1993 में पहला कानून आया, लेकिन जब वो ठीक से लागू नहीं हुआ तो 2003 में एक्टिविस्ट को सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करनी पड़ी। और फिर आखिरकार 2013 में एक और पहले से ज्यादा सख्त कानून बनाया गया। ये दिखाता है कि न्याय के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, उसके लिए लगातार लड़ते रहना पड़ता है। और वही 1989 का एक्ट वो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि आदिवासी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहुत जरूरी हथियार है। जब उन्हें उनकी पारंपरिक जमीनों से, उनके जंगलों से जबरदस्ती निकाला जाता है तो वो इसी कानून का इस्तेमाल अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए करते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से समझाती है। समानता और सम्मान की ये जो इमारत है ना, ये 4 पिलर्स पर खड़ी है। लोगों की आवाज़, संविधान का सुरक्षा कवच, 1989 एक्ट जैसे कानूनी हथियार और आरक्षण जैसी सरकारी नीतियां जो हौसला देती हैं। ये चारों जब मिलकर काम करते हैं तभी भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी होती है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, रत्नम ने 1989 के एट्रॉसिटीज एक्ट का ही इस्तेमाल क्यों किया? अगर कोई उसकी जगह होता तो क्या करता? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून को जानना और उसका सही इस्तेमाल करना यही न्याय की तरफ पहला कदम है। और हमेशा याद रखिए, संविधान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।